हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू IELTS शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 20 जनवरी 2023। आज बात करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और करंट अफेयर न्यूज़ में हैं। आज जितने भी आर्टिकल्स द हिंदू में आए हैं, हमारे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और बड़े मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसमें आप में जिसको आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। मुद्दा है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये काफी टाइम से कंट्रोवर्सीज में है। तो आप कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में और एक क्वेश्चन मेंस में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो लोग जो इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि कॉलेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ देखो, ये कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जो हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में कही थी जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि अभी कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन वो रिकमेंडेशन वापस आ गई, ये कहते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें पता लगा है कि इनमें से इन जजेस में जिनका नाम आपने रिकमेंड किया है उनमें से एक जज हैं जो गे हैं, ओपनली एक्सेप्ट करते हैं अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में। और दूसरे वो हैं, कुछ जजेस ऐसे हैं जो ओपनली सोशल मीडिया पे कभी ना कभी उन्होंने गवर्नमेंट को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो ऐसे में हम इनको कैसे जज बना सकते हैं? तो कॉलेजियम ने इसमें रीइटरेट किया है, कॉलेजियम ने इसमें रिप्लाई दिया है गवर्नमेंट को कि भाई ओपनली गे होना या अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना कहीं से भी बाहर नहीं है जजशिप के ऊपर। मतलब आप जब किसी जज को अपॉइंट कर रहे हो तो आप उसके मेरिट्स देखोगे, ये नहीं देखोगे कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है या उसके अपने ओपिनियन या व्यूज क्या है। तो आप इस बेसिस पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इसीलिए हाईकोर्ट जज नहीं बन सकती, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखेंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका रशिया और चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, किस तरह से हमारे देश में पॉक्सो एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, किस तरह से हमारे देश में पीआईबी को यूज किया जा रहा है सुपर सेंसर के फॉर्म में। क्या है ये पूरा मुद्दा, सब चीजें बात करेंगे सभी की। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सिर्फ 128 डेज बचे हैं आपके प्रीलिम्स 2023 में। तो अगर अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो बहुत बड़ा अलर्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है। कोशिश करो कि अपना पूरा मेंस का जो भी रिवीजन करना है, जो भी कंटेंट बनाना है, नोट्स बनाने हैं, वो सब आप पहले ही बना लो 1 फरवरी से पहले, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे करके आपको प्रीलिम्स की तरफ इंक्लाइंड होना पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। और आपके इसी प्रीलिम्स की तरफ इंक्लिनेशन के लिए और प्रीलिम्स में आपकी मदद करने के लिए we have brought to you a revolutionary program which is named as लक्ष्य प्रोग्राम, जिसमें हम 2023 यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं जस्ट ₹23 में। कई सारे लोगों को लगा कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, लेकिन देखो जेन्युइनली जेन्युइनली वी नीड टू हेल्प यू। ओके, और क्योंकि वी आर ऑल्सो इन द स्टार्टिंग फेज, वी नीड योर ट्रस्ट, तो इसीलिए इतने कम प्राइजेस में हम ये लेकर आए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के ऊपर कवरेज मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको डेली करंट अफेयर्स क्विज भी मिलेगी एंड ज्योग्राफी के मैपिंग सेशंस अलोंग विद अनलिमिटेड डाउट सेशंस मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इसके लिए एनरोल नहीं किया है तो आपको सारी डिटेल्स ऊपर यहाँ पे ब्लिंक हो रही होंगी, एक लिंक आएगी, यहाँ पे आप जान सकते हो पूरे लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में। एंड अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन चेक करना, वहां पे आपको एक पिंड कमेंट मिलेगा, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो जल्दी कर लो, 1 फरवरी से इसकी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। बढ़ते हैं आगे। आज का पहला आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फर्म ऑन अपॉइंटिंग गे लॉयर एज हाई कोर्ट जज। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉलेजियम क्या है भाई, समझो। पहली चीज तो ये देखो, जो हमारे जजेस हैं, ठीक है, हमारे जजेस जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? तो देखो, अगर हम अभी बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। लेकिन ये जजेस को अपॉइंट करने का जो तरीका है, प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर करेंगे, लेकिन कौन बताएगा इनको कि किसको अपॉइंट करना है? तो यहाँ पे अभी जो हमारे देश में सिस्टम चलता है दैट इज कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सीनियर मोस्ट जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और यही लोग कॉलेजियम बनाते हैं, और ये लोग रेकमेंड करते हैं भाई प्रेसिडेंट को। प्रॉपर एक साइकिल होती है, वहां से प्रेसिडेंट के पास जाती है रिकमेंडेशन कि इन लोगों को अपॉइंट करना है एज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस।
ओके, तो क्या है पूरा मुद्दा बताऊंगी, लेकिन इस बार जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम ने इस बार 2-3 जजेस के नाम फॉरवर्ड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इनको हाई कोर्ट जज बनाना है। उनमें से एक जज जो जिनका एक एडवोकेट है जिनका नाम है सौरभ कृपाल जी, ठीक है, इनका नाम अब आगे बढ़ाया गया है, रिकमेंड किया गया है फॉर दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रॉ की हमारे पास रिपोर्ट आई और रॉ ये बताता है कि ये जो जज, ये जो लॉयर है, ये जो एडवोकेट हैं, इनका आप इनकी जो रिलेशनशिप है वो एक इनके स्विस पार्टनर के साथ है, हु हिमसेल्फ इज अ मेल, और इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है दैट इज टूवर्ड्स अ मेल पर्सन। ठीक है, तो इनका कहना ये, गवर्नमेंट की साइड से ये कहने को मिला कि भाई यहाँ पे ठीक है, हमारे देश में सेक्शन 377 हट चुका है, हमारे देश में होमोसेक्सुअलिटी हालांकि डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में आज भी गे मैरिज या फिर लेस्बियन मैरिज अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हमको रिकमेंड नहीं करना चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आया। तो कॉलेजियम ने बोला भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, आप मेरिट देखो ना, मेरिट क्या है, ऐसे तो क्या आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे किसी को कुछ आगे ही नहीं बढ़ने दोगे क्या? हमारा कभी जो हम बात करते जैसे रिपब्लिक की, कि हमारा देश एक रिपब्लिक है, जिसको पब्लिक ने चुना है वो रिप्रेजेंट करेगा हमको, तो कल को अगर पब्लिक कोई ऐसे पर्सन को चुनती है जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल या फीमेल डायरेक्टली से अलग हो, यानी कि जो हमारे बायपोलर जेंडर्स हैं उनसे अलग हो, वो कभी गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, तो क्या हम उसको उस पद का, उस पोस्ट का हकदार नहीं समझ सकते, उसको ये डिजर्व नहीं मान सकते कि वो डिजर्व करता है जस्ट बिकॉज उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है? तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहीं पे भी बार नहीं बनता जजशिप के लिए। जजशिप के लिए आपको चाहिए कि भाई सामने वाले में मेरिट होना चाहिए, जो कि इनमें है। तो कॉलेजियम ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत लॉजिक आप दे रहे हो। दूसरा, फिर एक और बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस के नाम आगे बढ़ाए थे भाई, यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी, एक मद्रास हाई कोर्ट के थे और एक बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, कि भाई इन जजेस को यहाँ पे चीफ जस्टिस वगैरह जो भी है जज बनाया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कॉलेजियम में ये भेजा, रेजोल्यूशन भेजा, और इनको वापस से मिला क्या, इनको वापस से ये आया कि भाई इन दोनों जजेस के बारे में आईबी ने ये बताया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये बताया है गवर्नमेंट को, कि इन जजेस ने कभी ना कभी हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हुए कोई सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए, या फिर कभी ना कभी हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए कोई पोस्ट शेयर करी है, इसीलिए दे शुड नॉट बी रिकमेंडेड एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। ऐसे में भी कॉलेजियम ने बोला कि भाई जो ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हो, दे कम अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इटसेल्फ इज द राइट टू एक्सप्रेशन, राइट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व नहीं कर सकते, आप किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस पे उसको कहीं से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। सभी सिटीजन्स के पास राइट टू फ्री स्पीच है, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है, विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19। एंड एक्सप्रेशन जो भी है, किसी भी पर्सन का जो भी ओपिनियन है, वो उसको डिसएंटाइटल नहीं कर सकता किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से। ओके, और ऐसा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हुआ पाया जाता है या फिर उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से या फिर जज बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, तो आप कैसे ये कह रहे हो? तो आप अगर ये कर रहे हो ना, तो बड़ा ओपिनियटेड आपका काम हो रहा है। ठीक है, मतलब आप किसी पर्सन को सिर्फ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन और उसके थॉट प्रोसेस, उसके ओपिनियंस के बेसिस पे किसी बड़ी पोजीशन से डिसएंटाइटल कर रहे हो, आप उसके मेरिट का इंसल्ट कर रहे हो, एक तरह से देखा जाए तो, है ना? तो इसीलिए कॉलेजियम ने बोला नहीं भाई, हम तो इन्हीं के नाम आगे भेजेंगे जजशिप के लिए। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, हाई कोर्ट जजेस जो हैं, हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 217 टॉक्स अबाउट दिस। आर्टिकल 217 ये बोलता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो भी, जैसे मान लो ये स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है ना, वो कंसल्ट करेंगे, और उनके बाद जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो कंसल्ट करेंगे, इनके साथ मिलकर फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, एक तो सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, ये तीनों मिलकर यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किसको अगला जज बनाना है एमपी के हाई कोर्ट में, और फिर ये रिकमेंडेशन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, तो यहाँ पे जज अगर आपको अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, तो उसमें जो इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका भी कंसल्टेशन लगता है। लेकिन मान लो अगर चीफ जस्टिस ही अपॉइंट करना है यहाँ पे, तो जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है, जो रिटायर हो रहे हैं या जो यहाँ से जा रहे हैं, उनका रिकमेंडेशन भी लगता है। ठीक है, तो कंसल्टेशन प्रोसेस की बात करें, हाई कोर्ट में
जो कॉलेजियम है उसमें सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। वहीं आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो उसमें जो कॉलेजियम की बात हम करते हैं उसमें होते हैं सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब ये 5 का ग्रुप होता है। और अगर हाई कोर्ट के लिए करना है तो 3 का ग्रुप होता है। ओके, इसके अलावा चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट किया जाता है ऐसे कि जो चीफ जस्टिस होंगे वो बाहर के स्टेट से होंगे। जैसे मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस अपॉइंट करने, तो मध्य प्रदेश का पर्सन चीफ जस्टिस नहीं बन सकता मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का, बाहर के किसी और स्टेट का बन सकता है। ठीक है, तो कॉलेजियम जो है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि भाई कैसे चीफ जस्टिस या जजेस को अपॉइंट करना है और एलिवेशन कैसे कैसे होगा, मतलब कौन से जज को यहाँ पे चीफ जस्टिस की तरफ हम लेकर आ सकते हैं, वो सब भी यहाँ पे कॉलेजियम बताता है। ये जो प्रपोजल है ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, वो और साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर, जो सीजीआई वगैरह हैं सब मिलकर, कॉलेजियम मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। और ये रिकमेंडेशन फिर जाती है चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर जो है ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ की रिकमेंडेशन है, अब इसको आप प्रेसिडेंट तक, यूनियन लॉ मिनिस्टर तक पहुंचाइए। तो गवर्नर फिर इसको यूनियन लॉ मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं और यूनियन लॉ मिनिस्टर फिर इसको प्रेसिडेंट के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर देखो समझना, पहले आएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेशन देंगे। उसके बाद जो कॉलेजियम है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जज, ओके, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये जो हैं जो टोटल सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इनसे मिलकर कॉलेजियम बनेगा। ये यहाँ पे फाइनल रिकमेंडेशन डिसाइड करेंगे। उसके बाद यही चीज जाएगी किसके पास, चीफ मिनिस्टर के पास, फिर ये जाएगी गवर्नर के पास, फिर ये जाएगी यहाँ पे लॉ मिनिस्टर के पास, और फिर यहाँ से जाएगी प्रेसिडेंट के पास। ओके, तो ये सिस्टम चलेगा। कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो देखो भाई ऐसा है कि जो भी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफर का डिसीजन जो है वो यहाँ पे किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं किया जाएगा, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के थ्रू नहीं किया जाएगा, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं किया जाएगा। ये किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस के रिकमेंडेशन के द्वारा, जिसको हम कॉलेजियम कहते हैं। ये कॉलेजियम 3 केसेस से इवॉल्व हुआ है। पहला जो था फर्स्ट जज केस 1981 का, इसमें बोला गया कि भाई जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करेंगे ऑन द कंसल्टेशन विथ सीजीआई, ऐसा लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 124 वगैरह में, है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे सीजीआई के रिकमेंडेशन पे, कंसल्टेशन के बेसिस पे अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई जो सीजीआई है ना वो सिर्फ कंसल्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट माने कि ना माने प्रेसिडेंट की मर्जी है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर आ गई, एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमेसी आ गई रादर देन द जुडिशरी। लेकिन इस चीज को चेंज किया गया सेकंड जज केस में जो 1993 में आया। इसमें बोला गया कि ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट को समझना पड़ेगा कि जो कंसल्टेशन की बात है ना, वो कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस, मतलब कंसल्टेशन थी राय, ठीक है, एडवाइस, कि आप यहाँ पे एडवाइस दे सकते हो, मानना नहीं मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है। लेकिन सेकंड केस ने बोला कि नहीं भाई, ये कंसल्टेशन का मतलब राय नहीं है, कंसल्टेशन का मतलब है आपको कॉन्करेंस में सीजीआई और सीजीआई के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं ये मिलकर यहाँ पे कॉलेजियम बनाएंगे। इनकी जो भी रिकमेंडेशन होगी वो आपको कॉन्करेंस में लेकर फिर फाइनल डिसीजन लेना है। कॉन्करेंस मतलब आपको इस कॉलेजियम की सहमति चाहिए, फिर ही आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो। थर्ड जज केस आया, थर्ड जज केस ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस आ रहे थे ना सीजीआई के साथ, अब वो सीजीआई के साथ 2 की जगह 4 सीनियर मोस्ट जज आएंगे। तो कॉलेजियम का एक्सटेंशन कर दिया, सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो भी रिकमेंड करेंगे आपको ये मानना पड़ेगा। ये है केस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के टाइम। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के टाइम सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस लगते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट इशू है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ट्रेड नैनो फर्टिलाइजर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन 3 मंथ्स। तो देखो एक नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये नई नई अभी अभी बनी है, जनवरी 11 को ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और इसमें सबसे पहले जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करने वाली है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो होगा नैनो फर्टिलाइजर्स का और डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स का जो यहाँ पे कंसाइनमेंट जाने वाला है वो इफ्को की साइड से, यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की साइड से जाने वाला है। और दूसरा है जो डेयरी प्रोडक्ट्स जाने वाले हैं वो अमूल की साइड से जाने वाले हैं, एक्सपोर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, पॉइंट है कि ये नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या।
तो समझो यहाँ पे कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। कोऑपरेटिव्स बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं फार्मर्स के साथ, फार्मर इनकम्स के साथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ। कैबिनेट ने अभी रिसेंटली 3 यहाँ पे कोऑपरेटिव्स बनाने का सोचा। पहला था नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एंड तीसरी थी नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अभी हम जो बात करें ना वो इसकी बात करें। लेकिन ये जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये बनाई गई अंडर द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। देखो दीज आर द कीवर्ड्स विच यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर्स। ओके, तो प्रीलिम्स की तैयारी तो हो रही है, साथ के साथ मेंस की भी होती जाएगी। तो सहकार से समृद्धि ये जो विजन है रूरल ग्रोथ को बढ़ाने का, फार्मर इनकम को बढ़ाने का, उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत ये 3 कोऑपरेटिव्स बनाए गए। नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत बनाई गई। ये सोसाइटी करेगी क्या, ये सोसाइटी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने का काम करेगी। ये कोशिश करेगी कि जितना हो सके एक्सपोर्ट से हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के फार्मर्स को यहाँ पे फायदा मिल सके। तो दिस विल बी फोकस्ड ऑन होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। ओके, तो गवर्नमेंट की मदद से ही ये पूरा काम किया जाएगा। देन कम्स नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। अभी आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, और रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारी कंट्रीज को साइड्स लेने पड़ रहे थे, क्योंकि यूएस जो था वो तुल गया कि भाई आप लोग सभी रशिया के अगेंस्ट खड़े हो। इंडिया ने एब्सटेन किया, चाइना ने एब्सटेन किया, और इनके साथ साउथ अफ्रीका ने भी हर जगह एब्सटेन किया कि भाई हम तो कुछ नहीं बोल रहे, हमको कुछ नहीं कहना है। तो डायरेक्टली इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इन लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस डिस्कशन में कि रशिया अग्रेसर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सभी का अलाय है रशिया, ठीक है। लेकिन इंडिया के लिए चिंता वाली बात यह है कि रशिया जो है इंडिया का काफी अच्छा अलाय है, इंडिया काफी डिपेंड करता है रशिया के ऊपर। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप जो थे वो तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन रशिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना हमारा उतना अच्छा दोस्त भी नहीं है, अलाय भी नहीं है, नेबर भी नहीं है। लेकिन इसी रशिया चाइना रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इसके साथ कुछ मॉक ड्रिल्स करने की कोशिश की है, सोची है। तो साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना ये तीनों मिलकर कुछ ड्रिल्स करने वाले हैं। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना जो है मिलकर 10 डे का जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल्स करने वाले हैं, रशिया और चाइना के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका। कहाँ पे करेगा ये? डरबन और रिचर्ड्स बे में। ये कहाँ है दोनों लोकेशन? साउथ अफ्रीका में, दिखाऊंगी अभी मैं आपको, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या होगा याद रखना, RCS आप कह सकते हो। रशिया चाइना साउथ अफ्रीका वाली जो एक्सरसाइज है इसका नाम होगा मोसी, ठीक है। मोसी इसका नाम होगा। मोसी का मतलब होता है स्मोक, ठीक है। ये स्वाना लैंग्वेज है, उसके थ्रू लिया गया है ये वर्ड मोसी। तो मोसी किसका, कौन सी मिलिट्री ड्रिल है, कौन सी मैरीटाइम ड्रिल है? रशिया चाइना और साउथ अफ्रीका की मैरीटाइम ड्रिल है ये। सेकेंड टाइम इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है जिसमें तीनों नेवल फोर्सेज एक साथ शामिल होने वाली हैं। बात करते हैं कहाँ पे हो रहा है भाई ये। तो देखो ये है साउथ, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये है अफ्रीका। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कॉन्टिनेंट से जितने भी मेजर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स है ना वो निकलते हैं। जैसे आप लैटिट्यूड की बात करोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसके अलावा इक्वेटर, तीनों के तीनों एक साथ इस कॉन्टिनेंट से निकलते हैं। देखो कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये कैप्रिकॉन हो गया। इसके अलावा प्राइम मेरिडियन वाला जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो भी यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो आप जरा देखना ध्यान से मैप में कि कहाँ कहाँ से ये निकलता है। मुझे जरा बताना कि जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करते हुए निकलता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ऑलराइट, अच्छा अब देखो यहाँ पे बात हो रही है साउथ अफ्रीका की। ये रहा साउथ अफ्रीका सबसे नीचे, ओके। और यहाँ याद रखना ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के भी नीचे आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इनफैक्ट इससे क्रॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, एक है ये लोसोटो और एक है ये स्वाजीलैंड, ठीक है। ये स्वाजीलैंड है और ये लोसोटो है, ठीक है। यहाँ पे कहीं बात पड़ेगी रिचर्ड्स बे और डरबन की। यहाँ देखो ये साउथ अफ्रीका का पूरा मैप है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये है डरबन और ये है रिचर्ड्स बे। यहाँ पे होने वाली है ये ड्रिल, ओके। इसके आसपास की लोकेशन जरा देख लो, यहाँ साउथ अटलांटिक ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, ठीक है। इसी के पास में आप देखोगे यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है, उसके थ्रू मेडागास्कर अलग होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको जरा ध्यान से आज मैप में जरूर देखना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज एन एडिटोरियल ऑफ गवर्नेंस। इसमें बेसिकली बात क्या हुई है? बात ये हो रही है कि IT रूल्स जो है हमारे, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, और अमेंडमेंट ऐसे हुए हैं कि भाई जो फेक न्यूज है ना, उस फेक न्यूज को हमको कर्ब करना है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है, मीटी बोलते हैं इसको, इन्होंने
आईटी रूल्स जो हैं हमारे 2021 के, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए हैं। इस अमेंडमेंट में रूल 3(1) जो है, इसमें अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये बोलता है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ पाई जाती है, तो उस फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करके हटाने का आदेश दे सकता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी। पीआईबी में एक फैक्ट चेक यूनिट होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी। पीआईबी बताएगी कि भाई कौन सी न्यूज़ सच है और कौन सी न्यूज़ गलत है, फॉल्स है कि ट्रुथ है, कौन सी न्यूज़, ये पीआईबी बताएगा। और पीआईबी के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि पीआईबी किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कह सकती है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को कह सकते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ पब्लिश हुई है, आप इसको हटाइए, ठीक है, और इनको हटाना पड़ेगा। तो ये चेंजेस हुए हैं। इसमें देखो फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ वो इन्फॉर्मेशन होती है जो फॉल्स है, मेलिशियसली फॉल्स है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, लेकिन वो है मिसलीडिंग न्यूज़, सच नहीं है, ठीक है। तो इसी को येलो जर्नलिज्म या फिर टैबलॉइड जर्नलिज्म का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कितनी फेक न्यूज़ फैल रही थी कि आप अगर छू लोगे इस चीज़ को या किसी पर्सन को तो ऐसा हो जाएगा, हमारे देश में इतने सारे केसेस आ गए हैं, ये वो सब बहुत सारी केसेस फैलते हैं ना, इस तरह से रूमर्स फैलते हैं। तो ये रूमर्स जो हैं, ये रूमर्स ही बेसिकली फेक न्यूज़ है, ओके। और इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी नुकसान होता है। तो अभी देखो हमारे देश में फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए कुछ ऑलरेडी लॉज हैं। ये कौन कौन से लॉज हैं? पहला तो है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का सेक्शन 66D है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसमें भी, और एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है उसमें भी फेक न्यूज को सर्कुलेट करने का प्रोविजन है। और आईपीसी जो है हमारा, उसमें भी फेक न्यूज को कर्ब करने का प्रोविजन है। लेकिन अभी जो नए आईटी रूल्स में अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें बोला जा रहा है कि पीआईबी जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, इसमें एक यूनिट है जिसका नाम है फैक्ट चेक यूनिट। यही पूरा काम करेगी देखने का कि कौन सी न्यूज़ फेक है, और उस फेक न्यूज़ को हटवाने का काम सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कह के यही करवाएंगे। लेकिन इसी से रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल ये है कि भाई इस चीज़ को लेकर, इस अमेंडमेंट को लेकर एडिटोरियल गिल्ड जो है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने आपत्ति जताई है। इन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो प्रपोजल है, बिल्कुल गलत है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके कई सारे इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। पहला इम्प्लीकेशन तो ये कि पीआईबी जो है, पीआईबी ऑलरेडी गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। अगर कोई भी न्यूज, चलो फेक न्यूज आती है, उसको पीआईबी कर्व कर लेगी, सही बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे न्यूज़पेपर हो गए, प्रिंट्स हो गए, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हो गए, जो भी लोग हो गए, वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी पोस्ट करते हैं जिसमें वो गवर्नमेंट का कोई डाटा एक्सपोज करते हैं या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस चीज को फेक न्यूज कहकर यहाँ पे पीआईबी उसे हटवा सकती है। तो बेसिकली होगा ये कि पीआईबी किसी भी ऐसी न्यूज़ को फेक न्यूज़ कह के उसे हटवा सकती है, और ये चीज़ गवर्नमेंट के फेवर में काम करेगी। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कर्व हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक इसीलिए क्योंकि पहला तो फ्री स्पीच और फ्री इंफॉर्मेशन को ये कर्व कर रहा है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इसका काम है इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, गवर्नमेंट के प्रोग्राम, इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये कैसे डिसाइडिंग अथॉरिटी हो सकती है? मतलब सोचो ना कि अगर आप कोई केस ले रहे हो, कोई जजमेंट आपका है और आप जज हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो क्या इन्हीं में से एक पार्टी को आप जज बना सकते हो? क्या ए ही अगर जज बन गया तो वो क्या बी की कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा, ओके। तो बेसिकली अगर ऐसा ही हुआ तो यहाँ पे कोई भी एक अगर गवर्नमेंट को ही डिसाइडिंग अथॉरिटी बना दिया तो गवर्नमेंट ही अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, है ना। तो यहाँ पे जो प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट अगर करना है तो गवर्नमेंट यहाँ पे सुपर सेंसर ना बन जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो यही पूरा आर्टिकल है रिगार्डिंग द फैक्ट चेकिंग थिंग, एंड यहाँ पे किस तरह से सुपर सेंसर बन सकता है गवर्नमेंट अगर पीआईबी के पास सोल अथॉरिटी ये दे दी गई तो, ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, विच इज रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके पहले कुछ अच्छी चीजें क्या है पॉक्सो एक्ट की? पॉक्सो एक्ट बेसिकली क्या है? पॉक्सो एक्ट का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012, ये एक्ट है, ठीक है। ये यूएन कन्वेंशन जो था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के
के ऊपर, उसको हमने रेटिफाई किया था, इसीलिए हमको ये एक्ट भी लाना पड़ा जिसमें हम बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो है ये इसमें स्पेसिफिकली डिफाइंड है सारी चीजें। ठीक है, और इसका एक अच्छी चीज ये है कि इसमें ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए ये लॉ है, गर्ल्स ही विक्टिम मानी जाएंगे, ऐसा नहीं है, बॉयज को भी विक्टिम माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ही हैं ऑलमोस्ट। ओके, और यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि इस डिबेट में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है रिपोर्टेड मेल्स का, मेल विक्टिम्स का, वो कम है, लेकिन ये समझ में आता है हमको कि है मेल विक्टिम्स भी हैं इसमें, कि मेल जो बच्चे हैं, लड़के जो हैं, उनके अगेंस्ट भी इस तरह की सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू है हमारे लिए, बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू अ जेंडर। ओके, यहाँ पे जैसे इसको एक्सपांड किया गया है इसमें पॉक्सो एक्ट को, जिसमें बोला गया है कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होगी तो उसको भी यहाँ पे एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते उसको भी पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। तो ओवरऑल ये बात हो रही है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, अभी भी सीआरपीसी जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, उसके थ्रू ही ये गाइडेड है। पॉक्सो एक्ट जो है इसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाता है कि बच्चे का स्टेटमेंट एक विमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, लेकिन हमारे पुलिस जो फोर्सेस हैं उसमें विमेन का जो नंबर है बहुत कम है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बार बार ये कहा है कि एक यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनेगी जिसमें 1/3 विमेन होनी चाहिए, पर भाई इतने विमेन ऑफिसर्स हों भी तो सही सब पुलिस स्टेशन में। दूसरी बात ये कही जाती है कि जो फंड्स खर्च होंगे इस तरह के केसेस में वो 50-50% पे होंगे, 50% सेंटर का यहाँ पे डालेगा और स्टेट डालेगा 50%, लेकिन स्टेट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम ही दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, हम बार बार बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी देखा जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेडिकल चेकअप होता है बच्चे का। ठीक है, और उस मेडिकल चेकअप में जो पहले पुरानी एक प्रथा हुआ करती थी, पुराना एक तरीका हुआ करता था इस तरह के केसेस को चेकआउट करने का, सेक्सुअल हरासमेंट वाले, तो वो जो तरीका हुआ करता था वो उसको कहते थे 2 फिंगर टेस्ट। ओके, जिसमें 2 फिंगर्स को इंसर्ट करके जो वेजाइनल एरिया है वहां पे देखा जाता है कि भाई क्या यहाँ पे जो पर्सन है ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं है, तो क्या ये रेप है कि नहीं है, इस तरह की चीजें। पर ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल ही आर्बिट्ररी और इसको नहीं यूज किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बैन लग गई है, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पे इसका यूज होता है। ओके, तीसरी चीज यहाँ पे जैसे हम जो परपिट्रेटर है, जो यहाँ पे डेलिंक्वेंट है, उसका हम चेक करते हैं कि भाई जो करने वाला मुजरिम है वो कहीं जुवेनाइल तो नहीं है, कहीं माइनर तो नहीं है, लेकिन वो चीज हम विक्टिम के साथ चेक नहीं करते। कई बार विक्टिम के साथ अगर हम ये चेक नहीं करते तो कई बार विक्टिम को माइनर की जगह हम मेजर के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं कि भाई ये 18+ है, और इसके हिसाब से लॉस बदल जाते हैं, और जो पर्सन है, जो डेलिक्वेंट है, वो कई बार कन्विक्ट होने की जगह, दोषी साबित होने की जगह एक्विट हो जाता है, यानी कि बरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लॉ है मेजर्स के लिए यानी कि 18+ वालों के लिए थोड़े से लीनियंट हैं, जबकि माइनर्स के लिए लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट है। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो पॉक्सो एक्ट के साथ हैं, जिनको हमको कर्व करने की जरूरत है, एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, ये पूरी बात हो गई हमारी। ओके, जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे हम देख चुके हैं, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ऑलराइट, दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।